learners, welcome to the classroom. आज हम हाउ टू इम्प्रूव आवर अकाउंटिंग वोकैबुलरी के सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स जाने और समझे। चलिए शुरू करते हैं, आज कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आज हम डील करते हैं गुड्स पर। देखिए गुड्स क्या है, प्रायः हम बिजनेस हाउस की जब बात करते हैं तो हम गुड्स की बात करते हैं। डिफाइन करने में हम कह सकते हैं कि गुड्स कोई भी ऐसे टैंजिबल एसेट्स हैं जिनमें बिजनेस ट्रेड करता है। लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस किसी पर्पस से शुरू किया गया है, जैसे मान लीजिए किसी ने रेडीमेड गारमेंट्स डील करने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो रेडीमेड गारमेंट्स उसके लिए गुड्स हो गए। अगर कोई मोबाइल दुकान स्टार्ट किया है तो मोबाइल उसके लिए गुड्स हो गए। उसी तरह से अगर कोई कंप्यूटर बेचता है तो उसके लिए कंप्यूटर गुड्स हो गए। तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा टैंजिबल एसेट जिनमें डील करने के लिए बिजनेस को हमने एस्टैब्लिश किया है। तो गुड्स परचेज भी किए जा सकते हैं या फिर बनाकर बेचे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से गुड्स इस तरह के टैंजिबल एसेट्स हैं जिनमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटी डील करती है। अब बात होती है स्टॉक में। प्रायः लोग कंफ्यूज होते हैं गुड्स में और स्टॉक में। जैसा मैंने अभी बताया कि गुड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा टैंजिबल एसेट जिसमें हमारी बिजनेस एक्टिविटी डील करती है, वो गुड्स है। स्टॉक का मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो गुड्स का जो हम होल्ड करके रखते हैं, जितना गुड्स हमारे पास होता है वो स्टॉक कहलाता है। जो स्टॉक है वो दो चीजों का हो सकता है, या तो हमने खरीद के अपने पास रखा है या हमने मैन्युफैक्चर करके अपने पास रखा है। दोनों ही हालत में वो स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। स्टॉक दो प्रकार के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि वर्ष के दौरान जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसके शुरुआत में हमारे पास हमारे स्टॉक जो है, जो हमारे गुड्स का स्टॉक है, जो हमने गुड्स को रखा हुआ है अपने पास हमारे गोडाउन में या हमारी फैक्ट्री में, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और वर्ष के अंत में जो हमारे गुड्स हमारे पास बचा होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अगर हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, हम बनाते हैं सामान और फिर बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे रॉ मटेरियल्स या जिसे हम कहते हैं कच्चा माल और हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट तो हुआ लेकिन वर्ष खत्म हो गया और अभी हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा स्टॉक हो सकता है, गुड्स भी हमारा स्टॉक हो सकता है और रॉ मटेरियल भी हमारा स्टॉक हो सकता है। परचेजेस का मतलब होता है, अकाउंटिंग में देखिए परचेज का मतलब होता है गुड्स का परचेज। यहाँ पर अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं तो उन्हें हम परचेजेस नहीं कहते हैं। परचेजेस का मतलब होता है आप जब अपने गुड्स को परचेज करते हैं या फिर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं कि उसे गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस जो है वो क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर उसे अपने गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिर वो मार्केट में उसे बेचता है। तो यहाँ पर आप रॉ मटेरियल को अगर परचेज कर रहे हैं तो वो परचेजेस कहलाएगा, या फिर आप बना बनाया रेडीमेड गुड खरीद रहे हैं तो भी वो परचेजेस कहलाएगा। तो परचेजेस का मतलब होता है कि आप जब कोई ऐसा क्रय करते हैं, किस चीज का, ऐसी चीज का जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। फिर हम वही एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कंप्यूटर बेचते हैं तो मैंने कंप्यूटर खरीदा, किस लिए खरीदा, उसको पुनः बेचने के लिए, तो ये परचेज कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए एक कार खरीदी, तो कार मैंने इसलिए नहीं खरीदी है कि मुझे वापस से उसे बेचना है, बल्कि मैंने उसे इसलिए खरीदा है क्योंकि मैं उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो कार को जो खरीदा गया वो परचेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को अगर मैंने खरीदा तो वो परचेज है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस किस चीज का था, मेरा बिजनेस कंप्यूटर खरीदने और बेचने का था। तो इसलिए हम कहेंगे कि फिक्स्ड एसेट अगर आप खरीदते हैं तो वो परचेज नहीं है, लेकिन अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो वो परचेजेस कहलाता है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा
ठीक है। लेकिन उस गुड्स में कुछ कोई भी कारण हो सकता है, वो डिफेक्टिव हो सकता है या हमें अप टू द मार्क नहीं है, या जो सैंपल भेजा गया था उस सैंपल के मुताबिक वो नहीं है, तो रीजन में हमें नहीं जाना है। लेकिन आपने जब कोई गुड्स खरीदा और आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, बिजनेस उसे इस्तेमाल नहीं करता और उसे वापस कर देता है, तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। और हम इसे रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न्स आउटवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ रिटर्न हो रहा है ना। बिजनेस हमारा जो है उससे बाहर जा रहा है, तो बिजनेस से बाहर जा रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। वहीं पर सेल्स का मतलब होता है जब हम अपने गुड्स को सेल करते हैं। फिर बात वही आ रही है, गुड्स क्या? गुड्स वो जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा बिजनेस है टीवी बेचने का, तो टीवी जब हम बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स। लेकिन वहीं पर अगर हमारे टीवी के शोरूम में अगर हमारा एक एसी था और वो एसी खराब हो गया, तो उसको हमने ऐसे ही सेकेंड हैंड बेच दिया, तो यहाँ पर जब हमने एसी बेचा तो वो हमारा सेल्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एसी हमने इसलिए नहीं खरीदा था कि हम उसे वापस से बेचेंगे। एसी वॉज नॉट अवर गुड। गुड हमारा क्या है? यहाँ पर गुड्स हमारे टीवी है, तो टीवी को बेचना क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। और इसलिए अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं तो वो सेल्स नहीं है। केवल ऐसी चीजें जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, अगर उसे हम बेचते हैं तो वो सेल्स कहलाएगा। अब सेल्स भी आपका कैश भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर हम कैश में अपना सामान बेचते हैं, मतलब सामान बेचने से हमें तुरंत कैश मिल जाता है, तो हम उसे कैश सेल्स कहेंगे। लेकिन अगर हमें अपना सामान बेचने पर तुरंत पैसे नहीं मिलते, कुछ समय बाद मिलेंगे, ऐसा है, उधार में अगर हमने सामान बेचा है, तो वो क्रेडिट सेल्स कहलाता है। सेल्स रिटर्न की अगर बात करें तो सेल्स रिटर्न भी वही है कि अगर हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा, गुड्स बेचा, और उसने हमें वो गुड्स इस्तेमाल नहीं किया और वापस कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न कहलाता है। इसे हम रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कहाँ आ रहा है? रिटर्न इनवर्ड आ रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है। अब बात होती है ट्रेड रिसीवेबल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स वर्ड जो है ये हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है कंपनीज एक्ट में, उसके अंतर्गत ये वर्ड आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जब हमने कोई अपना गुड्स बेचा या कोई सर्विसेज रेंडर करी, तो जो भी अमाउंट अब बिजनेस को मिलना है अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, है। जब हम अपने गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में हमें जो भी अमाउंट मिलना होता है वो ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है, क्योंकि ये हमें रिसीव होगा, हमने बेचा है तो हमें रिसीव होगा, इसलिए ये ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं। डेटर्स क्या है? डेटर्स का मतलब होता है जब हमने अपने किसी ग्राहक को अपना गुड्स बेचा। गुड्स अब जब भी मैं बोलूंगी तो आपको समझ जाना है, गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जिनमें हमारा बिजनेस डील करता है। तो जब हम अपना गुड्स किसी ग्राहक को बेचते हैं और वो ग्राहक हमें तुरंत पैसे नहीं देता, वो हमसे उधार में सामान खरीदता है, तो वो ग्राहक जो है वो हमारा डेटर बन जाता है। वो डेटर इसलिए बन जाता है क्योंकि वो अब हमें देनदार है, अब वो ओ करता है, तो ही इज अ डेटर टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए ये कब होता है? ये जनरली हमारे क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस में होता है। जब भी हम ऐसा सेल करते हैं जिसमें क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पर जिसने हमसे उधार में सामान खरीदा है वो हमारा डेटर बन जाता है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है जब किसी ने हमसे उधार में सामान खरीदा तो वो एक डॉक्यूमेंट साइन करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज को वो साइन करके प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी एक स्टिपुलेटेड टाइम बताएगा और उस टाइम को लिखकर कहेगा कि इतने महीने बाद हम आपको इतनी राशि पे करेंगे। तो ये जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, ये जिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। रिसीवेबल इसलिए क्योंकि पैसे मिलेंगे, इसलिए जब हम पढ़ें बिल्स रिसीवेबल तो समझ जाना चाहिए है कि ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसे शो करने से हमें हमारे उधार में जिसने हमसे सामान खरीदा है उससे पैसे हमें मिल जाएंगे। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंतर्गत जिसने हमसे उधार में सामान खरीदा है वो हमें आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट करेगा।
बात आती है ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है कि जब हमने किसी से उधार में गुड्स खरीदे हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं या हम सर्विसेज रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट करनी होती है। तो ये जो पेमेंट हम करते हैं वो ट्रेड पेबल्स कहलाता है। ये भी दो रूप में हो सकता है, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल के फॉर्म में। क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है। जब मैं हमने कह रही हूँ तो आप समझ जाइए कि मैं बिजनेस हाउस की बात कर रही हूँ। तो जब बिजनेस एंटरप्राइज किसी से उधार में सामान खरीदता है तो ऐसी स्थिति में उधार में सामान बेचने वाला बिजनेस एंटरप्राइज का क्रेडिटर बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक्स लिमिटेड ने मिस्टर के से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पर, तो यहाँ पर मिस्टर के जो हैं वो एक्स लिमिटेड के क्रेडिटर बन गए। अब उसी तरह से आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंतर्गत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करनी है। पेमेंट किसे करनी है? जिससे उधार में सामान खरीदा है। तो जैसे बिल्स रिसीवेबल में हमें जिसने हमसे उधार में सामान खरीदा है उससे पेमेंट लेनी होती है, रिसीव करना होता है, उसी तरह से बिल्स पेबल में हमने जिनसे उधार में सामान खरीदा है उन्हें पेमेंट देनी होती है, तो वो बिल्स पेबल बन जाता है। बैड डेट का मतलब होता है कि जिसने हमसे कोई अमाउंट लिया है, जैसे हमारा डेटर है। डेटर ने हमें क्या कहा था कि मैं आपको 3 महीने बाद सपोज मैं आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन वो 3 महीने बाद आपको पेमेंट नहीं करता और सारी कोशिशें करके आप जान गए कि अब आपको पेमेंट नहीं मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अमाउंट था आपका, वो अमाउंट क्या कहलाता है? बैड डेट कहलाता है। ये एक लॉस है आपके एंटरप्राइज को, क्योंकि ये पैसा आप किसी भी तरह से आप नहीं ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आपका बैड डेट हो, कई बार पार्ट पेमेंट भी आपकी बैड डेट हो सकती है। जैसे हमारा एक एग्जांपल है कि इसमें मिस्टर एक्स हमसे 5,000 रुपए ओ करते थे, लेकिन उन्होंने केवल 4,500 रुपए ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे किया। मतलब उन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा पे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आपका 500 रुपए जो है वो बैड डेट हो गया। और क्योंकि ये एक लॉस है इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। बात आती है इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंट कौन है? देखिए, बैड डेट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी ने हमसे उधार लिया है सामान और बदले में वो हमें पैसे नहीं दे पाता, तो वो पैसे हम कहते हैं हमारा बैड डेट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है किसी ने हमसे लोन लिया था या किसी तरह का कोई उधार लिया था और वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है कि अब वो किसी भी तरह से किसी भी ड्यू को पे नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का जिसको हम दिवालिया कहते हैं कि मतलब अब उसके पास किसी भी डेट को पे करने की बिल्कुल भी फाइनेंशियल कैपेसिटी ना रह जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। इसका जस्ट अपोजिट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने फाइनेंशियल ड्यूज, फाइनेंशियल डेट्स को उनकी स्पेसिफिक डेट पर पे ऑफ कर सकता है। तो जो व्यक्ति पे ऑफ कर सकता है या जो इंस्टीट्यूशन पे ऑफ कर सकती है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो नहीं कर सकती वो इंसॉल्वेंट हो गई। अब देखिए सैलरी, मैंने यहाँ पर सैलरी और वेजेस, हम इसके जस्ट बाद वेजेस पर डिस्कस करेंगे। तो सैलरी और वेजेस इन दोनों को मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि कई बार इनमें कंफ्यूजन आता है। तो सैलरी और वेजेस में बहुत बेसिक डिफरेंस है, जिसको हम कह सकते हैं कि सैलरी इज पेड टू द व्हाइट कॉलर्ड while wages is paid to the blue collared। मतलब हमारे जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उन्हें हम जो रेमुनरेशन देते हैं, उनसे हमने जो सर्विसेज ली हैं उसके अगेंस्ट में हम उन्हें जो रेमुनरेशन देते हैं वो सैलरी कहलाती है। और सैलरी का अमाउंट जो है वो हर पे पीरियड में, जैसे मंथली हम पे कर रहे हैं तो वो फिक्स अमाउंट रहता है। लेकिन वहीं पर वेजेस जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स को या लेबर क्लास को पे होती है और ये उनके सर्विसेज के अगेंस्ट में हम उन्हें पे करते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट है वेजेस का वो नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर होता है, जितने घंटे वो काम करते हैं उतने घंटे के आधार पर उन्हें वेजेस पे होती है। तो सैलरी और वेजेस का ये बेसिक डिफरेंस है कि सैलरी इज फॉर द ऑफिस स्टाफ व्हाइल वेजेस इज फॉर द लेबर क्लास और द फैक्ट्री वर्कर्स। सैलरी जहाँ पर फिक्स है पर पे पीरियड, वही वेजेस जो है वो आवर्स ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करती है।
अब बात आती है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स की। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का मतलब होता है, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना है कि जब हमें पता है कि भविष्य में हमें किस लिए पैसों की ज़रूरत होगी, मतलब हम अपनी फ्यूचर की लायबिलिटी को जानते हैं और उसके लिए हम कुछ पैसे अलग रख देते हैं, तो वो प्रोविजन कहलाता है। जैसे हमें पता है कि हमें एक अंदाज है कि शायद मुझे बैड डेट इतना हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से एक प्रोविजन बना लूँ, तो वो कहलाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट। उसी तरह से मुझे अंदाज है कि मुझे अगले महीने शायद 20,000 का टैक्स देना पड़े, तो मैंने उसके लिए एक प्रोविजन बना लिया है, तो वो कहलाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन का मतलब होता है कि हम अपने जो हमारे फंड हैं उसमें से कुछ अमाउंट अलग रख देते हैं फॉर नोन लायबिलिटीज। हमें पता है कि इस प्रोविजन का हमें किस लिए इस्तेमाल करना है, तो वो कहलाता है प्रोविजन। रिजर्व का भी मतलब क्या होता है कि आप अपने कुछ पैसे अलग उठाकर रखते हैं, लेकिन यहाँ रिजर्व में हमको ये नहीं पता होता कि हम किस लिए रख रहे हैं। हम केवल इसलिए रखते हैं कि शायद कहीं कुछ ज़रूरत पड़ जाए, फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी आ जाए, फ्यूचर में अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए हम कुछ पैसे अलग हटाकर रख देते हैं। यहाँ जो पैसे हमने अलग हटाकर रखे हैं उनकी कोई नोन लायबिलिटी नहीं है, उनकी कोई हेड नहीं है कि इसीलिए खर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है कि अगर अचानक से कोई खर्च आ जाए तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट ना हो। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जस्ट टू मीट अ फ्यूचर कंटिंजेंसी एंड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जनरल रिजर्व है, कंटिंजेंसी रिजर्व है, इस नाम से आप रिजर्व बना सकते हैं। अब क्योंकि प्रोविजन जो है ये हमारा चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए आप प्रोविजन के जो पैसे आपने अलग रखे हैं उससे आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ये आपने स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए रखा है, तो आपको इसको उसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए ही इस्तेमाल करना है। आप प्रोविजन के पैसों का डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व के पैसों को आप डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो हम आज फिर अपने टॉपिक्स यहीं पर रोकते हैं, और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।